हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। देखिए, हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स का रिवीजन कर रहे थे और मैथमेटिकल फिजिक्स में हम लोग यूनिट नंबर 4 का रिवीजन कर रहे थे। यूनिट नंबर 4 में मैं ऑलरेडी 4 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। ये सेकंड लास्ट लेक्चर है। आधे घंटे के 2 लेक्चर हो रहेंगे, एक तो ये, एक इसके आगे। इस लेक्चर के अंदर देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उसके ऊपर आता हूँ मैं। इस टॉपिक को बोलते हैं अनुनादी कोटर, बेलनाकार अनुनादी कोटर, सिलेंड्रिकल रेजोनेंट कैविटी। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस यूनिट का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किस तरीके से रहेगा इसके ऊपर बात करते हैं। चलिए, इस यूनिट से मैं 3 टॉपिक इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ और उनको अच्छे से कर लेना। वैसे तो मैंने करवाए तो सारे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट की बात करूँ तो 3 टॉपिक। एक तो वो मेम्ब्रेन वाला, जिसको हम लोग बोल रहे थे वृत्ताकार झिल्ली वाला, है ना, सर्कुलर मेम्ब्रेन जो था, वाइब्रेशन जिसमें थे। एक ये प्लेट वाला और एक ये जो अभी बता रहा हूँ ये। तो इसके ऊपर बात करते हैं। देखो ये थोड़ा सा लेंथी है, आप प्रैक्टिस देखो। ये मैथमेटिकल फिजिक्स का एक याद रखने का तरीका ये है कि आपको इसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप ऐसे पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, या हो सकता है कई बार चीज़ें समझ में भी नहीं आए, लेकिन आप जब तक लिख कर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है ना। तो याद रहे आपको एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आपको लिख कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए, हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं वो, एक सेकेंड, ये हो चुका था अपना, ये हो चुका था। इसके आगे देखो, ये 1 सेकेंड, ये टर्न नहीं होगा क्या पेज? वन सेकेंड। देखो, हम लोग यूनिट नंबर 4 में बात कर रहे हैं ना, तो यूनिट नंबर 4 में ये टॉपिक है ये वाला। 1 सेकेंड। ये तो हो चुका था, ये भी हो चुका था, ये वाला। अभी आपको ये दिख नहीं रहा होगा ना, तो 1 सेकेंड, टॉपिक किधर गया? लास्ट आ गया ये। ये है। देखिए क्या है, समझिए इस बात को। ये है बेलनाकार अनुनादी कोटर, इसको बोल रहे हैं हम लोग बेलनाकार अनुनादी कोटर। बेलनाकार अनुनादी कोटर को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, बेलनाकार अनुनादी कोटर को हम लोग बोल रहे हैं सिलेंड्रिकल रेजोनेंट कैविटी। ये है रेजोनेंट कैविटी, सिलेंड्रिकल रेजोनेंट कैविटी। अब इसमें क्या है, इसमें इस चीज़ को समझिए क्या टॉपिक है। इसमें ये बोला जा रहा है कि एक सिलेंडर है, ये क्या है, अपने पास में एक सिलेंडर है, और ये कैसा है, होलो सिलेंडर है, खोखला सिलेंडर है। इसमें से एक बीच में से एक वायर जा रहा है, यहाँ से पास हो रहा है, एक तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए। और एक सरफेस है, बीच में से कैसा है, ये खोखला है, होलो स्फीयर है, ये होलो सिलेंडर है, ठीक है। इसका एक सरफेस जो, एक तल जो है वो z=0 पे है, हाइट मतलब, और एक कहाँ पर z=d पर है, इन दोनों के बीच में है ये, ठीक है। और हम लोग बोल रहे हैं कि जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा, इसके बीच में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पास होंगे, इसके बीच में से जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गुजरते हैं, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस तरीके से ओसिलेट होते हैं, यहाँ पे जो कंपन होता है उसकी वजह से अनुनाद बनता है। अनुनाद का मतलब होता है एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिलती है, आप ऐसे समझ लीजिए। ये अलग डिफरेंट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, अधिकतम आवृत्तियाँ मिल सकती है। अब वो जो अधिकतम आवृत्तियाँ मिलती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिलती है, उसका वैल्यू कितना होगा, एक तो वो चीज़।
और जब इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो बिहेवियर है वो किस तरीके से रहेगा उसके ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि होलो सिलेंडर है, एक खोखला बेलन है और ये इसको बेलनाकार क्वार्टर बोल रहे हैं हम लोग, मतलब केविटी। ठीक है, अब इसके अंदर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जाते हैं तो कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर क्या होता है, यहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, तो उसको बोलते हैं अनुनादी आवृत्ति, क्या, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब वो जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है मतलब ओमेगा का जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करना है अपने को यहाँ से, इस सिस्टम से। ठीक है, तो चलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पास हो रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पास हो रहे हैं तो उनका जो बिहेवियर होगा वो किस तरीके से होता है उसकी बात करते हैं। इसके अंदर कुछ नहीं है, वैक्यूम है, निर्वात है इसके अंदर, तो निर्वात में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होते हैं उनका जो बिहेवियर होता है वो कैसे होता है उसके ऊपर बात करते हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो बिहेवियर होता है वो मैक्सवेल के इक्वेशन से दिया जाता है, मैक्सवेल के समीकरणों से, और जो मैक्सवेल के समीकरण है वो कुछ इस तरीके से होता है। मैक्सवेल के जो समीकरण है निर्वात के लिए, वैक्यूम के लिए 4 समीकरण है। इलेक्ट्रिक फील्ड का इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस, डॉट प्रोडक्ट करते हैं डेल लगा के, उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस 0 होता है, मैग्नेटिक फील्ड का बी मैग्नेटिक फील्ड है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस 0 होता है, ये क्रॉस आता है उसको कर्ल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल जो आता है ना वो ऐसे आता है माइनस जे मतलब आयोटा, ये माइनस जे ओमेगा बी वेक्टर, और डेल क्रॉस बी ये मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल है जो कि ई वेक्टर के टर्म्स में आ रहा है, ये बी वेक्टर के टर्म्स में आ रहा है, राइट। ये सब कांस्टेंट है। अब देखो हम लोग इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं, सुनिएगा। हम लोग क्या करने वाले हैं इसके अंदर, मैं चाहता हूं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो बी है इनकी क्या है, मैं इक्वेशंस फाइंड आउट करना चाहता हूं या इनके वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जैसे मान लो जेड डायरेक्शन में वैल्यू है, मान लो ई जेड वो कितना आ रहा है, या ई फाई वो कितना आ रहा है, इनके ऊपर बात करने वाला हूं मैं। ठीक है, और जिस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का सीन चलेगा वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का होगा, तो एक चीज को ध्यान रख लो आप। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या किया, ये 4 इक्वेशन लिख दिए। अब देखो इन 4 इक्वेशंस पे मैथमेटिक्स अप्लाई कर रहे हैं। मैथमेटिक्स कैसे है, ये सारी चीजें आपको याद कैसे रहेगी, लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तभी। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोग मैथमेटिक्स किस तरीके से अप्लाई करें। पहला इक्वेशन जो है, इक्वेशन नंबर 3 ले रहे हैं हम लोग, इसका कर्ल है, ये किसका कर्ल है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल है। इसके मैं दोनों तरफ डेल्टा लगा रहा हूं, डेल्टा से क्रॉस कर दिया, डेल्टा क्रॉस का मतलब है मैं कर्ल ले रहा हूं, डेल्टा लगा के क्रॉस कर देते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग किसी भी वेक्टर का क्या कर रहे हैं, कर्ल ले रहे हैं, कर्ल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये कर्ल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका मैं कर्ल कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो इसके डेल वेक्टर क्रॉस लगा दो, ये इसका कर्ल आ जाएगा। तो इधर लगाया तो मैंने इधर भी लगाना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, दोनों तरफ लगा दिया, तो इधर भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया। अब देखो सोल्व करते हैं आगे। ये कौन सा पेज आ गया, अरे ये कौन सा पेज आ गया, ये तो रॉन्ग पेज आ गया यहाँ पे, ये क्या आ गया, एक सेकेंड, ये गलती से दूसरा पेज ओपन हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, कर्ल कैलकुलेट कर रहे हैं हम इसका। तो कर्ल कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे डेल वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर हो गया, इसके डेल लगा दिया दोनों तरफ, डेल ऑपरेट कराया मतलब कर्ल ले रहे हैं दोनों का। तो देखो कर्ल लेने पर इसको कैसे सोल्व करते हैं, देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं, इस चीज को देखिएगा। यहां पे कर्ल लिया हमने तो क्या हुआ, डेल वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, और तीनों कैसे वेक्टर क्वांटिटीज है। विजिबिलिटी ठीक है ना, एक बार मैं देख लेता हूं, दिख तो रहा ना आपको, हाँ ठीक है दिख रहा। तो ये क्या है, डेल वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, तीनों कैसे हो रहे हैं, क्रॉस हो रहे हैं, और इधर डेल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब देखिए 3 वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसको ओपन इस तरीके से करते हैं। इसका ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसको 3 वेक्टर से जब इस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा हो, तो इस तरीके से इनको टुकड़ों में तोड़ देते हैं हम लोग, ऐसे ब्रेक कर लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट में आ जाता है। ठीक है,
तो इसमें देखो ए की जगह पे ये है, बी की जगह पे ये है और सी की जगह पे ये है। तो इसके हिसाब से जब इसको ओपन करेंगे तो देखो इसको ओपन करो, ए की जगह यहाँ पे बी की जगह क्या डेल ए इंटू सी, ए है ये और सी है ये, तो डेल वेक्टर डॉट ई वेक्टर ये आ गया। फिर इसी तरीके से इसको ओपन कर देंगे। इधर हो गया डेल वेक्टर डॉट डेल वेक्टर, इसको डेल स्क्वायर बोल देते हैं, ये क्या हो जाता है डेल स्क्वायर। अब ये डेल स्क्वायर के ई वेक्टर इस तरफ है, इस तरफ रखो या इस तरफ रखो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कैसा है एक स्केलर क्वांटिटी है। तो डेल वेक्टर को इस तरफ रखो या इस तरफ रखो एक ही बात है। ये आ गया, ये यहाँ से मिल गया। अब देखो ऊपर पहला जो इक्वेशन लिखा है ना, 4 इक्वेशन लिखे ना मैक्सवेल के, उसमें पहला इक्वेशन यही था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट मतलब डाइवर्जेंस, दैट इज 0। तो डेल वेक्टर डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, तो ये टर्म हट जाएगा, ये इसके इक्वल आ जाएगा केवल, तो ये इसके इक्वल आ गया। ठीक है, क्लियर है। तो देखो यहाँ से लेफ्ट साइड मिल गया। इक्वेशन नंबर 5 में हम लोगों ने ये लगाया था ना, डेल वेक्टर लगाया था दोनों तरफ, तो दोनों तरफ डेल वेक्टर लगाया, तो उससे क्या हुआ अपने पास में, उससे ये लेफ्ट वाली जो साइड थी इसको तो सोल्व करके हम लोग इसके इक्वल ले आए, लेफ्ट वाली साइड को तो इसके। राइट वाली साइड में देखो माइनस जे ओमेगा डेल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है। अब ये डेल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ऊपर इक्वेशन नंबर 3 है, 3 नहीं 4, इक्वेशन नंबर 4 में डेल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखा हुआ है, तो उसको इसके इक्वल, इसका जो वैल्यू है ना वो रखेंगे। देखो ये रहा डेल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू, ये है 4 इक्वेशन थे इसमें से। तो इसमें लेफ्ट साइड वाला तो आ गया अपने पास में, लेफ्ट साइड वाला मिल गया, राइट साइड वाला वहाँ से है, दोनों का वैल्यू पुट कर दो। तो लेफ्ट साइड वाला तो ये आ गया, राइट साइड वाला डेल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का भी वैल्यू पुट किया नहीं, अभी करता हूँ मैं वहाँ से 4 से, यहाँ से वैल्यू पुट किया, ई वेक्टर के टर्म्स में आ गया। तो यहाँ पे जो मिला ये आ गया अपने पास में, डेल वेक्टर ई वेक्टर इधर और इधर ये आ गया। इसको ओपन कर दो, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर हो गया, यहाँ पे जे मतलब आयोटा आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 होगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाना चाहिए था, हाँ प्लस हो गया, ये इधर वाला माइनस था वो इधर माइनस आ गया। ठीक है, बाकी का वैसा आ गया, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर, ये पूरा का पूरा आ गया। अब यहाँ पर देखो एक कांस्टेंट रख लिया हमने, ओमेगा स्क्वायर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को हम लोगों ने क्या रखा है, एक कांस्टेंट रखा जिसको बोल दिया के स्क्वायर। तो इसको तो क्या लिख दिया, के स्क्वायर लिख दिया, ये इसको के स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पर इसको के स्क्वायर लिखा, तो इक्वेशन बनाइए। ठीक है, तो डेल स्क्वायर ई स्क्वायर इसको इधर लेके आया, तो ये रहा। ये लाप्लास इक्वेशन नहीं बन गया क्या, हम लोग इस तरीके से लाप्लास इक्वेशन पढ़ते थे ना ऐसे, डेल स्क्वायर साई प्लस के स्क्वायर साई इक्वल टू 0। यहाँ पर कांस्टेंट के जो है उसका वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, के स्क्वायर का वैल्यू पता है, और साई की जगह पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, साई की जगह पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, तो ये विद्युत क्षेत्र के लिए आ गया। तो ये मैक्सवेल, ये क्या बन गया, लाप्लास इक्वेशन बन गया। चलो लाप्लास नहीं सॉरी, हेल्महोल्ट्ज बना, ये क्या बना है, हेल्महोल्ट्ज, मैंने गलत बोल दिया, ये हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन बना है। चलो आगे चलते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किया ना, वैसे मैग्नेटिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या किया था, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुन लो। सबसे पहले हमने ये 4 इक्वेशन लिखे, इन इक्वेशंस के बाद में क्या किया, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो इक्वेशन था डेल क्रॉस ई वेक्टर, इसका क्या किया मैंने, यहाँ पर डेल और लगा दिया, मतलब इसका कर्ल ले लिया, इसका कर्ल लेके सोल्व कर लिया, वो लास्ट का फाइनल इक्वेशन मिल गया, कैसा, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। उसी तरीके से ये जो मैग्नेटिक फील्ड वाला है ना, डेल क्रॉस बी वेक्टर, इसको भी मैं डेल कर्ल ले लेता हूँ, इसका भी, इसका कर्ल लोगे ना तो लास्ट में जाके वहां पे आपको फिर से मैग्नेटिक फील्ड में हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन मिल जाएगी। देखिए आ गया कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मिला। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड वाला इक्वेशन लिया, इसके कर्ल लगा दो, कर्ल मतलब डेल वेक्टर क्रॉस, तो डेल वेक्टर क्रॉस, इधर भी डेल वेक्टर क्रॉस, ये डेल वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर है, तो इक्वेशन नंबर 3 से जो ऊपर वाला निर्वात वाले इक्वेशन थे वैक्यूम वाले, वहां से पुट कर देना, और इसको 3 वेक्टर्स है, 3 वेक्टर्स का सोल्व करने का तरीका भी मैंने बताया था, तो उस तरीके से इसको सोल्व करेंगे तो ये ऐसा आएगा। इसमें भी डेल वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 हो जाता है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 है वहाँ पे ऊपर, वहाँ से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस क्या है 0, तो ये इस तरीके से इतना बच गया, तो इसका वैल्यू तो ये आ गया लेफ्ट साइड का, और वो जो राइट साइड में था वो इक्वेशन नंबर डेल वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर इक्वेशन नंबर 3 से हम लोग पुट करेंगे, तो बी वेक्टर के टर्म में आ जाएगा। ये फिर वैसे आ गया जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का आया था, वैसे मैग्नेटिक फील्ड का, इसको के स्क्वायर का इक्वल माना था हमने, ये के स्क्वायर का इक्वल हुआ, तो ये देखो ये फिर से बन गया हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का फॉर्म। ये मैग्नेटिक फील्ड में बन गया, और वो पहले वाला किस में था, इलेक्ट्रिक फील्ड में था, वो तो ऐसे था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन था, ये मैग्नेटिक फील्ड का हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है भैया। अब इसमें देखो डिफिकल्ट नहीं है, बस एग्जाम में याद रखने के लिए डिफिकल्ट है। टॉपिक को जैसे एक एक स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ना, समझ में आ जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि याद नहीं रह पाता एग्जाम में, तो इसके लिए लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है ना, आपने सब कुछ पढ़ लिया,
फिर इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करो। ऐसे याद नहीं होता कि हाँ मैं ऐसे सोचता रहूँ, ऐसे याद कभी नहीं होगा ये, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। इतना समझ में आ गया मुझे कि यहाँ से ये इक्वेशन मिल गया मैग्नेटिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का सोल्व कर सकते हैं वैसे मैग्नेटिक फील्ड का सोल्व कर सकते हैं। हम इलेक्ट्रिक फील्ड से स्टार्ट कर सकते हैं अभी, है ना। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वाले की बात करते हैं। अब देखो हम लोग ये मान रहे हैं कि जो वेव्स है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, जेड डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है। तो जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है तो आपको याद होगा कि हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन बनी ना ऊपर, तो हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता था वो कुछ इस तरीके से होता था, साई इक्वल टू जे एन, ये बेसल फंक्शन से आता था, जे एन इक्वल टू रो रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर रो साइन एन बीटा एन फाई, और ये जेड में ऐसे आया करता था। ये हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने बहुत पहले पढ़ा था, तो ये ध्यान रखना चाहिए, ऐसे आता था। अब मैं साई की जगह क्या ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कौन सी डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है, जेड डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड डायरेक्शन में जो वैल्यू है, जेड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है EZ, वो कुछ इस तरीके से आ गया हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के सॉल्यूशन से, ठीक है ना। तो ये साई आता, साई की जगह मैंने EZ लिख दिया, बस इतना सा डिफरेंस है और कुछ नहीं है, तो EZ लिख दिया। अब देखो आगे कुछ और जुगाड़ कर रहे हैं। ये इक्वेशन मिल गया, अब अपने को तो फाइनल सॉल्यूशन चाहिए ना। तो देखो क्या करते हैं हम लोग, डेल वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर इक्वल टू दिस वन, ये इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेल वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर ये क्या है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है डेल का ई के साथ, मतलब कर्ल ले रहे हैं। और कर्ल का जो फॉर्मूला होता है, हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ रहे हैं, बेलनाकार निर्देश तंत्र में। बेलनाकार निर्देश तंत्र में 3 जो अपने पास में वेरिएबल होते हैं, रो केप मतलब जिसको आर रेडियस बोल सकते हैं, फाई केप और जेड केप, ये हाइट होता है, ये एंगल होता है, ठीक है ना। और इसका कर्ल का जो फॉर्मूला होता है ना, ये होता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये फर्स्ट यूनिट में पढ़ते हैं वैसे हम लोग। तो डेल वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर का फॉर्मूला ये मिल गया। अब सुनिए अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके तीनों कंपोनेंट कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो मल्टीप्लाई करो इसको। इसके इक्वल तो क्या आ जाएगा, ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इसके इक्वल लिखा मैंने ये, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अगर मुझे इसका रो केप वाला कंपोनेंट कैलकुलेट करना है, रो केप वाला, तो रो केप वाला कंपोनेंट क्या आएगा, देखो 1/रो तो बाहर पहले से ऑलरेडी है, रो केप वाला तो रो केप लगा दिया मैंने। और क्या आएगा, ये इसके साथ में माइनस ये इसके साथ में, ठीक है ना। तो ये इसके साथ में माइनस ये इसके साथ में, डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका, इक्वल टू रो वाला कंपोनेंट कैलकुलेट किया, फाई वाला नहीं, अभी केवल रो वाला। इधर देखो, इसको मैंने कैसे लिखा, इसके भी 3 कंपोनेंट होंगे ना, ये बी वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के भी 3 वेक्टर है। जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, BX आई केप, BY जे केप, BZ के केप। तो यहाँ पर आई जे केप मतलब एक्स केप, वाई केप, जेड केप की जगह क्या है, रो केप है और फाई केप है और जेड केप है, ऐसे 3 है। तो यहाँ पर भी ये भी क्या हो जाएगा, बी रो, बी फाई और बी जेड। तो ऐसे लिख दिया मैंने, बी रो केप, बी फाई केप, बी जेड केप। मतलब ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने बी के 3 कंपोनेंट के टर्म में लिख दिया, बाहर जो माइनस जे ओमेगा था वो माइनस जे ओमेगा आ गया, ठीक है। यहाँ पर रो केप का टर्म पूरा क्या है, रो केप वाला टर्म है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, रो केप वाला टर्म आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, फाई केप वाला टर्म आ जाएगा, ऐसे होगा। तो रो केप वाला टर्म क्या है, माइनस जे ओमेगा बी रो केप, ठीक है। और इधर से रो केप वाला क्या है, ये आया। तो रो केप से कैंसिल आउट हो गया। हमने कंपैरिजन किया, तो कंपैरिजन किया तो जैसे बी रो बचा वो इधर आ गया, बी रो कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ से माइनस जे ओमेगा को इधर भेज दिया, तो माइनस जे ओमेगा इधर नीचे आ गया। तो फाइनली बी ओमेगा, ये माइनस को अंदर ले गए, तो ये पहले लिख दिया, पहले ये नहीं लिखा, माइनस कहाँ गया यहाँ से, हाँ माइनस यहाँ से देखो, यहाँ पे जे मतलब आयोटा नीचे था, तो मैं आयोटा से मतलब जे से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो जे आ जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई किया तो जे स्क्वायर होगा, मतलब आयोटा स्क्वायर, जो कि क्या होगा -1। तो माइनस पहले से, फिर -1 आएगा जो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया, ठीक है। ये ऐसा आ गया, ये ऐसा आ गया। ये क्या आ गया मेरे पास में, बी रो आ गया। ये यहाँ से मैं कर क्या रहा था, मैंने ये कैलकुलेट किया डेल क्रॉस ई से, डेल क्रॉस ई से। ये सबको पता है कर्ल का फॉर्मूला ये होता है, जिसको नहीं पता ध्यान रख लेना, ये यूनिट नंबर 1 में ये कर्ल के फॉर्मूले आते हैं, ठीक है। अब बी रो मिल गया, इसी तरीके से सेम इसी वे में मैं डेल क्रॉस बी का फॉर्मूला अपने पास में, इससे भी मैं ये चीज़ कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो देखो डेल क्रॉस बी वाला फॉर्मूला रखा मैंने। अब की बार क्या है, यहाँ पे बी की टर्म में, पहले ई की टर्म में था, अभी बार क्या है बी की टर्म में। तो बी की टर्म में तो हमने ये बी की टर्म में लिखा है, ये कर्ल का फॉर्मूला, तो बस बी की टर्म में लिखो, बी की टर्म में लिखोगे तो ये इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा।
तो इधर ये सामने ये, ठीक है। अब देखो इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर फाई वाला कंपोनेंट कैलकुलेट किया। कौन सा? फाई वाला। तो फाई वाला कंपोनेंट देखो, इसका फाई वाला कंपोनेंट ये कैलकुलेट करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस ये इससे, ये होता। और इधर से फाई वाला कैलकुलेट करेंगे तो इधर से भी क्या हो जाएगा, जैसे ई रो के प्लस ई फाई के प्लस ई जेड के। तो अपने को क्या चाहिए, ये चाहिए, तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा बाहर वाले से, तो ये क्या होगा माइनस जे ओमेगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई फाई के। ये फाई का मैग्नीट्यूड हो गया, फाई वाला मैग्नीट्यूड ये आ गया। इधर से फाई का इधर आ जाएगा, जो भी आएगा। फाई वाला कंपोनेंट कैलकुलेट कर लेंगे, इधर फाई वाला कैलकुलेट किया तो देखो 1/रो तो बाहर है, फाई का करते हैं तो माइनस आता है, इसका प्लस माइनस प्लस ऐसे होता है ना, अरे क्रॉस प्रोडक्ट को करना आता होगा। फाई वाला करेंगे तो ये आ गया इधर, माइनस उसकी वजह से आ गया, ये इधर वाला आ गया, जो भी है, ठीक है। क्लियर है? आगे चलिए, ई फाई कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको इधर भेज के, तो इसको इधर भेजा तो ई फाई मिल गया मुझे फाइनली। ये यहाँ पे आयोटा नीचे था, आयोटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, नीचे तो आयोटा स्क्वायर -1 तो -1 प्लस हो जाएगा, ऊपर आयोटा चला जाएगा। आयोटा नहीं लिख के इसको हम लोग क्या लिखते हैं फिजिक्स में, जे से लिखते हैं आयोटा को, ठीक है। ये समझ आ गया ई फाई। ये ई फाई मिल गया, उधर क्या कैलकुलेट किया था हमने, बी रो कैलकुलेट किया था पहले, है ना। चलिए अब देखो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई ऐसे करते हैं, अब इसमें कुछ कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो EZ मान लो इस तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, EZ की डायरेक्शन में है, ठीक है ना, EZ में। तो मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट उस डायरेक्शन में नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है BZ क्या होगा, उस डायरेक्शन में 0 होगा, तो BZ 0 होगा। BZ 0 होगा तो ये टर्म देखो, यहाँ से BZ 0 हो जाएगा, BZ 0 होगा तो बाकी जो बच गया ये ई फाई आ गया, ये ई फाई आ गया। यहाँ पे देखो बी रो आया अपने पास में, बी रो, ई फाई इक्वल टू बी रो, और बी रो हमने पहले कैलकुलेट किया था, तो वो जो बी रो कैलकुलेट किया था उसका जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जो बी रो था पहले कैलकुलेट किया था वो पहले वाले कर्ल वाले तरीके से, तो जो बी रो का वैल्यू आया था वो यहाँ पे रख दो। देखो ई फाई इक्वल टू ये बाहर वाला जैसा का जैसा है वैसा, डेल बाई डेल जेड। बी रो जो है ना, बी रो का ऊपर जो इक्वेशन था वहां से वैल्यू पुट किया, तो ये था बी रो का वैल्यू जो आया अपने पास में, ठीक है, नेगेटिव के साथ में। ये नेगेटिव जो भी है, चलो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो ओमेगा को तो ले लिया इधर बाहर, ओमेगा आ गया क्या, बाहर आ गया इधर। चलिए ओमेगा तो आ गया बाहर, फिर क्या हुआ, ओमेगा आ गया बाहर, रो अंदर बच गया, ये ऐसा का ऐसा, ये ऐसा का ऐसा। इसमें रो, क्योंकि जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो रो तो क्या है, वेरिएबल है, रो वेरिएबल है, तो यहाँ से रो कहाँ गया, यहाँ एक रो था ना, यहाँ पे रो है, कहाँ पे मिस कर दिया इसको, एक सेकेंड, 1/रो, ये तो बचा है रो ई फाई जेड, एक सेकेंड, चलो देखते हैं, अभी आगे पता चल जाएगा कहाँ गया है। तो ये हो गया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो जेड को अभी जैसा है वैसा का वैसा लिख के ला रहे हैं, अभी कुछ नहीं किया जेड का। अब जेड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो, क्योंकि जेड रो के रिस्पेक्ट में, ये रो जेड के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, रो फाई जेड 3 वेरिएबल है ना, तो जेड के रिस्पेक्ट में रो कांस्टेंट है तो रो तो रहेगा बाहर, जेड का इसका जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, इसका जेड के रिस्पेक्ट में होगा तो पहले फाई के रिस्पेक्ट में फिर जेड के रिस्पेक्ट में 2 बार हो गया। इसका भी करेंगे तो इसका जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ट्वाइस हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसको तो हम लोग क्या कर रहे थे, कांस्टेंट लेके चल रहे थे, ऊपर बोला था के स्क्वायर, तो ये तो के स्क्वायर हो गया, तो के स्क्वायर आ गया। बाकी का जो बचा वो ऐसे आ गया, ये ऐसा कैसा, ये ऐसा कैसा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये ई फाई आ गया, ई फाई मिल गया मुझे अपने यहाँ पर, ई फाई मिल गया, ये इस तरीके से ई फाई का सॉल्यूशन मिल गया मुझे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट मिला मुझे ई फाई, जैसे ई एक्स ई वाई ई जेड होता है वैसे ई फाई मिल गया। अब इसको सोल्व करने के लिए देखो क्या किया मैंने, ये वाली जो इक्वेशन है ना, कहाँ गई, मैं एक वो ले रहा हूँ, एक कुछ जुगाड़ बना रहा हूँ। देखो क्या जुगाड़ बना रहा हूँ मैं, अगर कोई ऐसी इक्वेशन है, मान लो 1/z डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर
इक्वल टू माइनस बीटा स्क्वायर, कोई कांस्टेंट के इक्वल कर दिया मैंने, माइनस बीटा स्क्वायर ले लिया इसको, ठीक है। ऐसे कुछ बना रहा हूँ वहाँ पे यूज करने के लिए। अब देखो जेड को इधर मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो गया, ठीक है। दोनों तरफ से इधर से भी ये जेड हटा दिया, इधर से भी जेड हटा दिया, तो इधर क्या बचा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, मतलब ये जो है माइनस बीटा स्क्वायर के इक्वल पुट कर दूँ मैं। तो देखो इस इक्वेशन में ये जो डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस बीटा स्क्वायर ई फाई हो जाएगा, तो प्लस बीटा स्क्वायर ई फाई हो गया, ठीक है। क्लियर है, प्लस बीटा स्क्वायर ई फाई। अभी आगे देखिए ई फाई इक्वल टू 1 अपॉन रो के, ये रो के स्क्वायर, रो बाहर वाला आ गया, तो ये रो मतलब ये मल्टीप्लाई कर दिया तो रो स्क्वायर के स्क्वायर हो गया। आगे चलिए ये बीटा स्क्वायर ई फाई और ये रो के स्क्वायर, ये आ गया। अभी क्या किया मैंने, इसको इस तरफ ले आया, इसको इस तरफ ले आया, तो इसमें भी ई फाई है, इसमें भी ई फाई है, दोनों में ई फाई कॉमन आ गया। इसमें जो बचा ये माइनस बीटा स्क्वायर है और ये जो बचना था बच गया, इधर ये हो गया। इधर इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो रो के स्क्वायर हो गया, ये आ गया। मतलब कुछ नहीं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इधर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इधर रो बच गया, इधर ये आ गया। ई फाई का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ई फाई का वैल्यू आ गया, ठीक है ना। यहाँ तक मिला अपने को ई फाई मिल गया मुझे। अब देखो ई फाई मिल गया, यहां तक अपने को क्या मिल गया, ई फाई मिला मुझे। अब सुनना बात को, हमने ई जेड जो है बहुत पहले कैलकुलेट कर लिया था। ई जेड है, उसका बेसल इक्वेशन से जो फॉर्मेट पता किया था वो है ई जेड। देखो ई जेड क्या था, यहाँ पे ई जेड का वैल्यू रख दूँ तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो जाएगा फाई और फिर जेड के रेस्पेक्ट में। ई फाई क्या था, देखो ई फाई कहाँ, कहीं यहाँ पे था, हम लोगों ने सोल्व, ये रहा। ये जो हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन बनी थी ना ई का, उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन बोला था कि ये होता है। तो अपने पास में ई जेड है ये एक तरीके से, तो ये जो ई जेड है उसका वहां पे डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, फाई के रिस्पेक्ट में और जेड के रिस्पेक्ट में। तो जो ई जेड का डिफरेंशिएशन होगा ई जेड का, तो फाई के रिस्पेक्ट में और जेड के रिस्पेक्ट में, तो जेड के रिस्पेक्ट में होगा तो इन दोनों का हो जाएगा, और फाई के रिस्पेक्ट में होगा तो इसका हो जाएगा, राइट। बाकी तो कांस्टेंट रहेंगे। तो देखो क्या है, ये तो वाला तो कांस्टेंट रहेगा, तो वहां पे देखो क्या आया, कहाँ गया, यहाँ तक हो चुका था, यहाँ तक हो चुका था। अभी देखिए ऊपर वहां पे साइन था, साइन वाले का डिफरेंशिएशन होगा तो कोस के टर्म में आ गया, कोस एन फाई था वहां पे तो एन बाहर आ गया ये, ठीक है। और ऊपर जो थे वहां पे पहले कोस था फिर साइन था, तो कोस का डिफरेंशिएशन किया तो ये आ गया, और साइन का डिफरेंशिएशन किया तो ये आ गया, कोस का माइनस के साथ में आया तो ये आ गया। बाकी का ये जो चल रहा है ये तो चलता ही रहेगा। अरे हमने क्या किया है, ये ई जेड जो ऊपर अभी मैंने दिखाया ना, उसका डिफरेंशिएशन किया फाई के रेस्पेक्ट में और जेड के रेस्पेक्ट में। फाई वाला टर्म उसमें साइन था तो साइन का डिफरेंशिएशन हो गया तो कोस में आ गया, और जेड वाला टर्म ये वाला था तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया, दोनों टर्म का डिफरेंशिएशन किया तो ई फाई मिल गया अपने को, ठीक है। अब मैं लगा रहा हूँ बाउंड्री कंडीशन। अब इसमें कुछ खास बचा नहीं है, अब दो बाउंड्री कंडीशन लगाऊंगा। देखो तो पहली बाउंड्री कंडीशन तो मैं ऐसे लगा रहा हूँ, इसमें क्या होता है, जैसे ये अपना अनुनादी क्वार्टर है, इसको बोलते हैं रेजोनेंट कैविटी। हम ये बोलते हैं कि जैसे ये सरफेस है, ये सरफेस के ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मतलब स्पर्श रेखीय इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर z इक्वल टू जीरो पर क्या होता है, ई फाई मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फाई कंपोनेंट है ना, फाई कंपोनेंट ऐसे होता है, ऐसे रोटेट करता है जो एंगुलर वाला, तो ये ई फाई क्या होता है, जीरो होता है। ई फाई क्या होता है, जीरो होता है, z इक्वल टू जीरो पे। तो यहाँ पर जब z जीरो करूंगा तो ई फाई क्या आ जाना चाहिए, जीरो। तो करो देखो ई फाई क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए जब z का वैल्यू जीरो करूँ तो देखो z का वैल्यू जीरो करूंगा यहाँ पे, और यहाँ पर भी जीरो करूंगा, ये दोनों टर्म में, तो साइन तो हो गया जीरो, साइन वाला तो टर्म तो हो गया जीरो, ये तो हो जाएगा जीरो, और कोस वाला ये बच गया अपने पास में, b1 बच जाएगा। ये कुछ गड़बड़ लिखा है क्या, हाँ सही है। तो यहाँ से देखो ये जीरो हो गया, ये साइन वाला तो जीरो हो जाएगा, हट जाएगा, ये बचेगा। इसमें कोस बीटा जीरो हो गया तो कोस जीरो हो गया, कोस जीरो 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, b1 बीटा, क्या बचा, b1 बीटा। तो यहाँ पर ये आया, ये पूरा टर्म तो ऐसे कैसे आएगा, और यहाँ पर लास्ट में क्या आ जाएगा, b1 इंटू बीटा। ये क्या होना चाहिए, ई फाई जीरो के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये जीरो हो, उसके लिए ये तो जीरो हो नहीं सकता, ये ही जीरो होना पड़ेगा इसको,
मतलब इसमें जो कांस्टेंट वाला है ना उसको वो जीरो होगा ना तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब है कि यहाँ पे b1 क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। तो b1 शुड बी जीरो। तो b1 अगर जीरो हो गया इसका मतलब b1 क्या हो गया, जीरो। तो b1 जीरो हो गया, अगर जीरो हुआ तो ये b1 का वैल्यू जीरो पुट कर दो। b1 का वैल्यू जीरो पुट किया तो ये टर्म हट गया, बस ये टर्म बचेगा इतना इतना। तो e5 का वैल्यू केवल ये इतना बचेगा, तो इसको हटा दो, ये बचा, ये e5 का वैल्यू आ गया। अब इसमें एक और कंडीशन रखते हैं हम लोग, दूसरी कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन। दूसरी बाउंड्री कंडीशन रखें हम लोग। तो दूसरी बाउंड्री कंडीशन में देखो, हम लोगों को पता है कि सरफेस के ऊपर, पहले इस सरफेस के ऊपर बोला कि e5 क्या होगा, जीरो होगा। इस सरफेस के ऊपर e5 क्या होगा, जीरो होगा। इस सरफेस पे मतलब z इक्वल टू जीरो पे, ये सरफेस कहाँ, z इक्वल टू जीरो हाइट पे। ये कहाँ, इस सरफेस पे भी e5 क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि सरफेस पे जीरो है। ये कहाँ है, z इक्वल टू d हाइट पर है। तो z इक्वल टू d पर भी e5 क्या होगा, जीरो। तो e5 शुड बी जीरो एट z इक्वल टू d ऑल्सो। ठीक है, तो देखो क्या कैसे होगा, z इक्वल टू d रखूंगा तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो z इक्वल टू d रखूंगा, तो z इक्वल टू d रखता हूं तो ये जीरो होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जीरो हो रहा है z वाले टर्म के, इनमें तो कहीं z है नहीं, तो इसकी ये पूरा टर्म क्या होना चाहिए, जीरो। अब ये पूरा टर्म जीरो कब हो सकता है, देखो इसके लिए, अब इस पूरे टर्म में जीरो करें हैं तो इसमें कांस्टेंट को तो जीरो ले नहीं सकते हम लोग, क्योंकि कांस्टेंट जीरो हो गया तो फिर ये हमेशा जीरो हो जाएगा। तो कुछ कंडीशन में जीरो होता है, इसका मतलब ये साइन वाला साइन बीटा जेड है ना वो जीरो होगा। तो साइन बीटा जेड का वैल्यू क्या आ गया, डी आ गया, तो साइन बीटा डी क्या होगा, जीरो होगा। साइन बीटा डी कब जीरो हो सकता है, जब बीटा डी मतलब एंगल का वैल्यू जीरो, पाई, 2 पाई इस तरीके से हो, मतलब एम पाई, जब एम पाई हो ना, मतलब एम पाई कुछ भी ले लो, एम का वैल्यू 0, 1, 2 ऐसे हो सकता है। तो जब एम पाई आ रहा हो ना इसका वैल्यू, एंगल का वैल्यू, तब क्या होगा, ये जीरो होगा। तो बीटा डी का वैल्यू एम पाई होगा, तो बीटा का वैल्यू क्या होगा, एम पाई अपॉन डी। तो बीटा का वैल्यू और मिल गया अपने को, बीटा का वैल्यू ऊपर ले जाके रख देंगे तो ये मिल गया। और वो जो कांस्टेंट था वो ए डैश लिख दो उसको। ठीक है, उस कांस्टेंट को हम लोग ए डैश लिख दिया। तो E5 जो है अपने को ये मिल गया, फाइनली E5 मिल गया। ठीक है, ये जो JN वगैरह जो लिखा हुआ ये क्या है, बेसल फंक्शन के टर्म में, बेसल फलन के पदों में, और बेसल फंक्शन के अकॉर्डिंग ये वाला जो टर्म है ना, ये JN रो के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये जीरो होता है। बेसल फंक्शन की कुछ पर्टिकुलर कंडीशन है, ये अगर जीरो करूं तो यहां से देखो k का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के टर्म में आता है, और ये जीरो कब कब हो सकता है, ये जीरो कब कब हो सकता है बेसल फंक्शन, जब ओमेगा के कुछ सर्टेन वैल्यू है उनके लिए ये जीरो हो पाएगा। तो कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए इसका वैल्यू क्या, बेसल फंक्शन का जीरो वैल्यू आ पाएगा। तो वो कब कब आएगा, जब ओमेगा की कुछ वैल्यूज, पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए बात करूं तो मैं उनको बोल रहा हूं ओमेगा के ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 इस तरीके से अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे, उन वैल्यूज के लिए क्या होगा, ये जीरो होगा। और ये जो आवृत्तियां मिलेगी इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुनादी आवृत्तियां बोलेंगे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज। तो ओमेगा के वैल्यूज मिल गए अपने को, फाइनली ओमेगा के वैल्यूज मिल गए, ये E5 का वैल्यू मिल गया। यहाँ तक कैलकुलेट करना अपना टारगेट था, लास्ट में जाके हमने बोल दिया कि यहाँ से ओमेगा के डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे। कुछ कॉन्स्टेंट्स के टर्म में आते हैं, उनको याद नहीं रखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मिल गया। तो हमने क्या क्या किया, देखो सुनो, मैं इसको समराइज कर दूं। हमने बोला कि एक क्या अपने पास में बेलनाकार अनुनादी कोटर है, बेलनाकार अनुनादी कोटर रेजोनेंट अपने पास सिलेंड्रिकल रेजोनेंट केविटी है। केविटी है, इसका कोटर का मतलब कुछ नहीं है, एक खोखला बेलन है, एक होलो सिलेंडर है, और ये इसका एक सरफेस तो z इक्वल टू जी हाइट पर है, जीरो हाइट पर, z इक्वल टू डी पर है एक, ठीक है, इतनी हाइट पे। तो इसका मुझे क्या करना है, इसका मुझे कैलकुलेट करना है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स है उनका कैसा क्या बिहेवियर रहेगा उसके ऊपर बात करते हैं, और जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज है, अनुनादी आवृत्ति, उनके क्या किस तरीके से वैल्यूज मिल सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ नहीं किया, 4 मैक्सवेल की इक्वेशन लिखी है हमने, 4 मैक्सवेल की इक्वेशन लिखे, फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट किया, जैसे ये आया मैक्सवेल की जो इक्वेशन, उसका ये कैलकुलेट कर लिया, फिर इसको सोल्व किया। इसी तरीके से इसकी जगह मैग्नेटिक फील्ड वाले के लिए सोल्व किया, और फिर हम लोगों ने E5, बी रो, EZ ये कुछ चीज़ें कैलकुलेट करके फाइनली हमने E5 का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। वो उसके लिए पूरा मैथमेटिक्स कर लिया, लास्ट में जाके बोल दिया कि वो पर्टिकुलर सिचुएशन को जीरो होने के लिए कुछ पर्टिकुलर ओमेगा के वैल्यू मिलेंगे, कुछ आवृत्तियों के निश्चित मान मिलेंगे जिनको हम लोग अनुनादी आवृत्ति या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं। ये इसमें इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एक टॉपिक और करवाऊंगा मैं, लास्ट टॉपिक है वो करीबन 15-20 मिनट का है, प्लेट का है, विसरण प्लेट है, वो ईजी टॉपिक है। तो हम लोगों ने अब तक इस यूनिट नंबर 4 में इंपॉर्टेंट क्या क्या है, एक तो जो
पहले ये प्लेट वाले जो थे ना, इस तरीके का 2 डायमेंशन वाला, एक तो वो प्लेट वाला समांतर प्लेटों वाला है ना, एक इसके अलावा जो वृत्ताकार झिल्ली वाला था ना, वृत्ताकार झिल्ली मेम्ब्रेन, सर्कुलर मेम्ब्रेन वाला, सर्कुलर मेम्ब्रेन वाला ये वाला, और एक अभी जो अनुनादी क्वार्टर करवाया ना, ये अनुनादी क्वार्टर जिसको हम रेजोनेंट कैविटी भी बोलते हैं, सिलेंड्रिकल रेजोनेंट कैविटी। ये 3-4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है भैया, इनको तो कर ही जाना है स्पेसिफिकली, ठीक है। चलिए एक टॉपिक और करवाऊंगा, वो करीबन 15-20 मिनट का रहेगा, फिर ये लेक्चर ये यूनिट फिनिश हो जाएगी, फिर अब मैं यूनिट नंबर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट और काफ़ी काम की चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। चलिए भैया, हो गया।